Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Wajiram and Ravi. Wajiram current affairs test series. Wajiram का भी काफी help. Wajiram is the best. But Wajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Wajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Wajiram and Ravi. मेरा नाम प्राची चौहान है। इस साल मुझे यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 260 हासिल हुई है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा के एक छोटे से गांव जोहर से आती हूँ। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है। उसके बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन सुभद्रा शर्मा कॉलेज गंज बासुरा से पूरा किया है। यूपीएससी में ये मेरा चौथा प्रयास था और थर्ड मेंस था। तो इस डीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी प्रीलिम्स मेंस की जर्नी शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि बच्चों को मेरी स्ट्रेटजी से कुछ मदद मिले। अगर बात करें पहले प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, तो 3 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। अगर सबसे पहले हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें हमें GS1 और GS2 यानी कि CSET पढ़ना होता है। अगर सबसे पहले GS1 को डिस्कस करें, प्रीलिम्स का पेपर 1 जिसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है, और CSET जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो जनरल स्टडी के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी थी, अगर हम सबसे पहले टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बात करें, जैसे कि पहला हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, तो मैंने बेसिक NCERT, इसमें 6th, 7th, 8th के NCERT एंड देन 11th और 12th की NCERT हिस्ट्री के लिए प्रेफर की थी। इसके साथ ही मैंने RS शर्मा की बुक एंशिएंट के लिए, और अपनी जो मिडीवल इंडिया होती है उसके लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक को प्रेफर किया था। दूसरा, अगर हम सब्जेक्ट बात करें जो इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, वो पॉलिटी का रहता है, इसलिए मैंने NCERT प्लस लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। इसी तरह से जो इकोनॉमी सब्जेक्ट होता है उसके लिए मैंने मोनाल सर के नोट्स को फॉलो किया था। इसके अलावा जो हर साल जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको भी मैंने प्रेफर किया था। और चौथा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए PT 365 को मैंने प्रेफरेंस दी थी। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स लगभग सभी टॉपर्स बताते हैं वो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी। लेकिन जो एक मेन चीज थी कि मैंने बहुत सारे कंटेंट के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने फॉलो नहीं किया था, कम कंटेंट को बार बार रिवीजन पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। दूसरा जो पेपर होता है CSET के लिए, CSET के लिए मैंने बेसिक क्लासेस यूट्यूब से की थी। PW ओनली IAS से ऋषभ शर्मा सर पढ़ाते हैं, तो उनकी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल गई थी वो, और इसके अलावा एडुटैप एक चैनल है यूट्यूब पर, वो भी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास करवाते हैं, तो वो मैंने फॉलो किया था CSET के लिए। तो ये थी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो टेस्ट, मैं प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाती थी। मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ती थी उस पे हाईलाइट कर लेना, या कुछ अलग से फैक्ट मिला तो उसको वहीं पे नोट कर लिया। तो ये मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाए। ये मेरा पॉइंट था। दूसरा था कि मैं जब भी कोई टेस्ट सीरीज का टेस्ट लिखती थी प्रीलिम्स का, तो वो टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी। कोई भी पॉइंट, अगर जो मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं सिर्फ उस पॉइंट को नोट कर लेती थी। एक पेज का नोट मैं एक टेस्ट के लिए प्रीलिम्स का बनाती थी। अगर मैंने 50 टेस्ट लगाए हैं तो 50 पेज के नोट्स प्रीलिम्स के तैयार हो जाते थे। उसमें भी ये रहता था कि बस वही पॉइंट्स में लिखती थी जो मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में वहां गलत किया है, जिससे कि वो मुझे याद आ जाए कि अच्छा ये फैक्ट मैंने मिस कर दिया था प्रीलिम्स के टाइम पे। तो प्रीलिम्स में मेरा यही मूल मंत्र था कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो बेसिक मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करिए। मेंस में मुझे शुरुआत में काफी दिक्कत आई, जैसे कि ये मेरा तीसरा मेंस है, तो बहुत कुछ चीजें मैंने इसके दौरान ही सीखी। अपनी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस लिखा तो काफी चीजें थी जो शायद मैं कवर नहीं कर पाई थी उतने बेहतर तरीके से। मेंस में भी अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं कि मैंने GS1, 2, 3, 4 के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से यूज किए। उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स पे बात कर सकते हैं, जो कि मेन होता है मेंस के एग्जाम में। अगर बात करें इस रिसोर्स मैंने क्या क्या फॉलो किए, तो लगभग प्रीलिम्स के लिए जो रिसोर्स मैंने फॉलो किए थे उनको कंटिन्यू किया। साथ में इनमें वैल्यू एडिशन मैंने मेंस के स्पेसिफिक किया। मैंने प्रीलिम्स
प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मेंस के लिए मैंने अलग से नोट्स तैयार किए हर सब्जेक्ट में। जैसे अगर GS1 में बात करें तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री के लिए मैं मेंस में उतना परेशान नहीं होती थी, क्योंकि ऑप्शनल में हमें एक काफी डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है, तो वो GS का हिस्ट्री उससे तैयार हो जाता था मेरा। दूसरा जो सब्जेक्ट था सोसाइटी के लिए मैंने यूपीएससी के सिलेबस को अपना आधार बनाया था। उसमें जो जो टर्म सोसाइटी के सिलेबस में दी हुई थी, उस पे हर टॉपिक पे मैंने एक एक पेज का नोट्स बनाया था, और उन नोट्स को बनाने के लिए मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज किया था। जैसे PW ओनली IAS के PYQ आंसर्स सॉल्व होते हैं, उनका मैंने यूज किया था। इसके अलावा विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल जो आता है, उसका मैंने यूज किया था। ChatGPT का मैंने काफी यूज किया था, और मेंस 365 का मैंने यूज किया था सोसाइटी के नोट्स को बनाने के लिए। इसी तरह से मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे। ज्योग्राफी के जैसे 11th और 12th की NCERT प्रीलिम्स के लिए काफी हो जाती हैं, लेकिन मेंस में ज्योग्राफी के जो आंसर्स आते हैं वो काफी इंटरलिंक होते हैं, तो उनको हमें लिखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए मैंने मृत्युंजय सर की ज्योग्राफी की क्लासेस और नोट्स मेंस के लिए फॉलो किए थे। अब हम बात करें GS2 की, तो GS2 में लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स से रिलेटेड मटेरियल तो काफी अच्छा है, लेकिन मेंस की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो मेंस के लिए मैंने खुद से पॉलिटी के नोट्स बनाए थे। हर जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन था उसके नोट्स बनाए थे। गवर्नेंस में इसी तरह से SSGs, NGOs, और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि आप जो PYQ होते हैं मेंस के, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करती है यूपीएससी, या उन पे क्वेश्चंस पूछती है मल्टीपल टाइम नए नए डायमेंशंस के साथ। तो उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का टॉपिक है, NGO का टॉपिक है, इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो GS2 में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप पहले से नोट्स प्रिपेयर कर ले मल्टीपल डायमेंशंस के साथ। तो GS2 में पॉलिटी के लिए इसी तरह से मैंने नोट्स बनाए थे। और दूसरा IR का पोर्शन आता है पॉलिटी में, तो IR के लिए मैंने फॉलो किया था मेंस 365 को, और प्रहार मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पढ़ी थी। IR का मेनली पोर्शन न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, या आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, और प्रहार और मेंस 365 का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह GS3 जो मैंने मोनाल सर से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन मोनाल सर के जो नोट्स थे वो मेंस में उतने मेरे काम नहीं आए। तो GS3 के लिए मैंने जो है विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल का बहुत यूज किया था। इसके अलावा मैंने जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से काफी मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से क्लासेस की थी और उनके नोट्स बनाए थे, तो उनसे काम किया था। और GS4 के लिए मैंने विकास सर के क्लासेस को फॉलो किया था, और नोट्स लेकिन मैंने GS4 के लिए खुद से बनाए थे। ये तो हुआ रिसोर्सेज वाला पार्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है। दूसरा आते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगभग 0 के बराबर की थी। लगभग जो 3 महीने का टाइम मिलता है उसी को मैंने सोचा था कि ये सब बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं जब हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग को छोड़ देते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था, लेकिन अपने 3rd अटेम्प्ट के दौरान मैंने काफी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। जब मैंने अपना 3rd मेंस लिखा था तो उससे, और जब मैंने अपना 4th मेंस लिखा था अपने लास्ट अटेम्प्ट में, तो उन दोनों के बीच लगभग 1 साल का अंतर है। तो उस 1 साल के गैप में मैंने लगभग डेली 4 आंसर्स में लिखती थी, 2 GS के, 2 ऑप्शनल के आंसर्स लिखती थी। तो आंसर राइटिंग जब भी आपका बेसिक कवर हो जाए बिल्कुल, तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं कि आंसर्स में क्या क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कि कैसे हम बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3-4 पॉइंट्स जो मैंने फॉलो किए थे इस बार अपने आंसर राइटिंग में, मैं वो बताना चाहूंगी। मेंस के लिए पहला जो है वो ये है कि क्वेश्चन की जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए, या उसी पे फोकस करके रखना चाहिए। मेरे साथ पिछले 2 मेंस में यही गलती हो रही थी कि मैं क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। मुझे
मैं वो लिखती थी जो मुझे पता है, ना कि वो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक तो डिमांड को हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए। दूसरा, सब हेडिंग एंड एग्जांपल्स। इस बार के मैंने अपने मेंस के आंसर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज किया था कि जो भी मतलब अगर हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके 3-4 पार्ट्स में क्वेश्चन रहता है, तो आप हर पार्ट में 2 या 4 हेडिंग बना के उसमें बहुत सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल लिख सकते हैं। मेरा होता था कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं उसमें 10 से 12 पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करती थी। 10 से 12 पॉइंट्स मेरे एक आंसर में आ जाए, उसमें भी 6-7 एग्जाम्पल के साथ। इसी तरह अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 8 से 9 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करती थी। जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने ज्यादा होते हैं हमारा आंसर उतना अच्छा दिखाई देता है, तो वो एक बात थी। तीसरा, मैं कहूंगी कि अपने आंसर को मल्टी डायमेंशन बनाइए। GS1 के आंसर को सिर्फ GS1 तक सीमित मत रखिए, उसमें GS2, GS3, GS4 चारों पेपर से अगर हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं तो आप उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसे ही कोशिश की थी, जैसे GS4 में केस स्टडी आती है तो मैंने सिर्फ उसको एथिक्स के एंगल से ना लिख के उसमें GS1, GS2 को जोड़ने की कोशिश की थी। जैसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जिले में क्राइम की समस्या बढ़ रही है या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो हम उसमें सिर्फ एथिकल डायमेंशन ना लेके उसमें ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ले सकते हैं कि वहां पे जो ज्योग्राफी है वो कैसी है उस एरिया की, कहाँ से हम चेक पोस्ट को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह GS2 में आप क्राइम रेट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ के बता सकते हैं कि SSGs, NGOs की भूमिका, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लोग क्राइम की तरफ कम जाएं। उसमें आप GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंगल बता सकते हैं कि जो हम अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे कि इनोवेशन बढ़े, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो। तो इस तरीके से आप एक जो भी क्वेश्चन लिखते हैं उसको साइलोस में ना देके बल्कि उसके क्वेश्चन लिखते हुए मल्टी डायमेंशन बनाने की कोशिश करें उसको। और एक और मैं जो पॉइंट्स बताना चाहूंगी वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का। अगर जो टॉपिक हम जैसे PYQ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ टॉपिक रिपीट होते हैं, तो उनके लिए आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले ही सोच लें कि अगर पंचायती राज का टॉपिक आएगा तो मैं इसको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टार्ट करूंगी, या मैं इसको एंडिंग इसकी रवांडा की जिपर प्रणाली में एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिखूंगी। तो अगर आप ऐसे 10-15 टॉपिक्स 20 जितने भी आपको मिले उन पे इंट्रो कंक्लूजन पहले से तैयार करके जाते हैं तो फिर ये मेंस के दौरान आपको सोचना नहीं पड़ता। और अगर आप जितना आप कम सोच के जितना लिखेंगे उससे आप अपना पेपर पहले पूरा कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी वो देता है। तो ये चीजें हैं जो आप मेंस में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आप अपने मेंस के तैयार रखें। प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो कम टाइम आपको मिलता है उसमें आपको नोट्स बनाने से आप फ्री रहें, और पहले से जब नोट्स तैयार रहते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और आप उनको जितना ज्यादा रिवीजन कर पाते हैं उतना वो आपकी कॉपी पे दिखाई देता है। और तीसरा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। आप आंसर राइटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके आंसर में उतना निखार लेकर आएगा। कभी मुझे बहुत सी लड़कियों के फोन आते हैं कि दीदी आंसर्स में जो मैं लिखती हूँ तो कोई पॉइंट छूट जा रहा है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए एक सजेशन मैं हमेशा देती हूँ कि आप अगर आंसर को नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले आंसर की फ्रेमिंग करिए लिखने से पहले, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चंस है कि मैं इसमें इंट्रो किस तरह से लिखूंगी, मेन बॉडी में मैं कौन कौन से पॉइंट्स डाल सकती हूँ, कंक्लूजन में कैसे इंटरलिंक कर सकती हूँ। जब आप उसका एक फ्रेमिंग पहले से कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस की, उसके बाद जब आप आंसर लिखते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाते हैं, ज्यादा कवरेज कर पाते हैं। मेन स्ट्रेटेजी में हम तीसरी जो बात कर सकते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और जब मैंने अपना फर्स्ट मेंस लिखा था तो मुझे ऑप्शनल में 280+ मार्क्स प्राप्त हुए थे और इस बार मुझे 250 मार्क्स प्राप्त हुए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, और आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी रैंक के साथ साथ आपके मेंस के नंबर को बहुत कम कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे ऑप्शनल में, तो मेरे रिसोर्स ऑप्शनल में भी सीमित थे। मैंने ऑप्शनल में एशियन के लिए उपेंद्र सिंह मैम की बुक पढ़ी थी। मेडिवल के लिए मैंने HC वर्मा सर की जो 2 वॉल्यूम में बुक आती है उसको प्रेफर किया था, और मॉडर्न में मैंने प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंधु उपाध्याय और विपिन चंद्रा को फॉलो किया था। इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने JNN माथुर सर की बुक को पढ़ा था, और मार्केट से नोट्स भी मैंने
ऑप्शनल के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए परचेज करके पढ़े थे। ये तो हुआ रिसोर्स वाला पोर्शन। अब दूसरे पोर्शन पे हम बात करते हैं कि मेंस जो ऑप्शनल का आंसर होता है वो जीएस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जीएस में हमको अपना नॉलेज दिखाना होता है फैक्ट के बेस पे, आपको ज्यादा अपना वो दिखाने का मौका जीएस में नहीं मिलता कि आप कितना डेप्थ में या एनालिसिस करके किसी पार्ट को समझा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ ज्यादातर आपका जनरल नॉलेज चेक हो रहा होता है। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से वो आपसे ग्रेजुएशन लेवल के नॉलेज की डिमांड करते हैं। तो थोड़ा सा आंसर इसका हमें लिखना होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ उसमें जो हिस्टोरियंस होते हैं या जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं वो ऑप्शन में लिखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। और मैंने भी अपने ऑप्शनल के आंसर्स में थोड़ा सा विश्लेषणात्मक लिखने की कोशिश की थी, जो कि मैंने अपने जीएस में ऐसा नहीं लिखा था, ज्यादा पॉइंट्स में फैक्ट लिखे थे। वहीं मेंस में मेरे ऑप्शन में मेरे आंसर्स थोड़े से विश्लेषणात्मक होते थे। और इंट्रोडक्शन में मैं उस जो भी मैं काल या खंड के विषय में है उसका परिचय देने की कोशिश करती थी, और कंक्लूजन में मैं उसको जो है वो करंट अफेयर से या वर्तमान से उसको किस तरीके से जोड़ सकते हैं उस पे लिखने की कोशिश करती थी। स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने ऐसा किया था कि अगर कोई मुद्दा है, जैसे अमेरिकी क्रांति का मुद्दा आया, तो मैं उसको जो कंक्लूड करूंगी तो उसको अभी जो अमेरिका की स्थिति है या डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करेंगे तो मैं उसको उससे लिंक करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से मैंने ऑप्शनल के आंसर को बेहतर बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शनल में एक पोर्शन मैप का भी आता है, तो मैप के लिए मैंने मणिकांत सर की जो मैप बुक आती है उसको फॉलो किया था। इसके अलावा मैं ब्लैंक पेज पे वो ऑप्शनल जो मैप है इंडिया का उसको बना के जो लोकेशंस पूछी जाती हैं उनको खुद से बना के भर के करने की कोशिश करती थी, जिससे कि ब्लैंक मैप पे मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑप्शनल के लिए मैप को आपको प्रिपेयर करना है और कुछ साइट्स को आपको एकदम से रट लेना है कि ये लोकेशन के साथ कि इसको यहाँ ड्रॉ करना है। कुछ नई लोकेशंस हर बार पूछता है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर में अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस न्यूज में रहा है तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए नोट्स को आपको स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर करना है। साथ ही मार्केट में मणिकांत सर के नोट्स बहुत से टॉपर्स प्रेफर करते हैं, हालांकि मैंने भी उनको परचेज किया था लेकिन पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया था, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आंसर्स में ऑप्शनल के थोड़ी सी यूनिकनेस लाने के लिए आप हिस्टोग्राफी का यूज कर सकते हैं। मैंने भी अपने आंसर्स में हिस्टोग्राफी का यूज किया था, जिसमें आप शेखर बंधु उपाध्याय का यूज कर सकते हो, उसमें काफी हिस्टोरियंस के व्यू दिए हुए हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं हिस्टोरियंस के व्यूज अलग से लिखने के लिए, जिससे आप आंसर्स में उनका यूज कर सकें। सक्सेस इन सब के अलावा बात करें तो यूपीएससी की मेरी जर्नी वैसे भी काफी लंबी रही, ये मेरा चौथा प्रयास था। तो यहाँ तक पहुंचने में और इस पूरी जर्नी के दौरान मैंने कई चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहले तो मैंने अपने से बैकग्राउंड में बताया, मैं एक गांव से आती हूँ और शुरू में मेरा ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन जब मैंने 12th पास किया तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि पापा मुझे बाहर भेज पाए पढ़ने के लिए। और दूसरा ये भी था कि आप गांव से आते हो और एक लड़की हो तो शहर में आपको ऐसे अकेले भेजना, तो वो भी एक चुनौती थी, ना केवल मेरे लिए बल्कि पापा के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए कि नहीं भाई हमारे यहाँ लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा यहीं से रह के पढ़ाई करनी है, तो यूपीएससी के बारे में सोचा। तो यूपीएससी की भी जब मैंने तैयारी शुरू की तो काफी अप्स एंड डाउन्स मुझे देखने को मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद 2 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स हुआ तो मेंस नहीं हुआ। तो उसके अलावा एक फेल्यूर का दबाव तो रहता ही है, साथ ही साथ एक सोशल प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर कि आप लगातार फेल हो रहे हैं, और आपके पापा पे, आपकी फैमिली पे ये दबाव होता है कि हम लोग 4 बहनें हैं कि भाई लड़कियां बड़ी हो गई हैं, आपको उनकी शादी नहीं करनी है क्या। तो वो सारी चीजें एक मेंटल प्रेशर के रूप में रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच भी जो चीज थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, तो वो मेरी मम्मी का सेक्रीफाइस था हमेशा हमें पढ़ाने के लिए, और उसके अलावा अपनी बहनों के लिए कुछ
कुछ बेहतर करना। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह हूँ, मैं जो करूंगी वही लाइन वो पकड़ेंगी। तो कभी जब भी डिमोटिवेशन होता था तो यही सोचती थी कि नहीं, मेरे लिए नहीं, इनके लिए करना है, कुछ अच्छा करना है। मेरे जैसी कई लड़कियां हैं जो शायद बाहर नहीं पढ़ पा रही हैं या उनके पास रिसोर्स नहीं है, तो शायद अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर करती हूँ तो मैं सिर्फ ना केवल उनके लिए एक प्रेरणा हूँ कि गांव से निकल के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बल्कि मैं ऐसी कई लड़कियों की मदद भी इस पद के माध्यम से कर सकती हूँ। एक ऐसे अगर डीएम में बहुत सी लड़कियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास अपनी तरफ से कर सकती हूँ, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। और यही था कि इन 4 अटेम्प्ट की जर्नी में भी मुझे टूटने नहीं दिया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता रहा। और अब मुझे अपनी वास्तविक सफलता तब दिखाई देती है जब मैं अपने घर पे बहुत सी मेरे गांव की लड़कियां मुझसे मिलने आती हैं और कहती हैं दीदी आपने ऐसे कैसे किया, घर से भी हो सकता है। तो उनके आंख में जो चमक होती है कि अच्छा दीदी ने कर दिया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो उनके अंदर जो जज्बा है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा और आत्मसंतुष्टि देता है कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो वो एक देख रही हैं मुझे कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वो एक बहुत सुकून वाली चीज मेरे लिए होती है।